हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं पॉलिटी की 13 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं उच्च न्यायालय जो हमारा टॉपिक है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये अभी भी 2025 में भी भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 जो है वो उच्च न्यायालय हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 हो गई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग से हाई कोर्ट बनाया गया था, और उसके बाद ही उच्च न्यायालयों की कुल जो संख्या हो गई है वो 25 हो गई है, 25 हो गई है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमारे भारत देश में हाई कोर्ट कुल कितने हैं। तो इस समय 2025 में 25 हाई कोर्ट हैं। अगला है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? जो सिक्किम का उच्च न्यायालय है वहाँ पे जो जज हैं मतलब न्यायाधीश हैं उनकी संख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो जो सबसे फेमस उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ के न्यायाधीशों की संख्या, जजों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे कि सबसे कम जज किस हाई कोर्ट में है, तो सिक्किम के हाई कोर्ट में है, और सबसे ज़्यादा जज जो है वो किस हाई कोर्ट में है, तो वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। अगला है हमारा, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक स्थायी अथवा अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी व अस्थायी खंडपीठ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो जो दिल्ली है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका एक अपना उच्च न्यायालय भी है। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जो पटना उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1916 में किया गया था। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई के उच्च न्यायालय किस स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई के उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित किए गए थे। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत ये सभी जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, वो स्थापित किए गए थे। इसी तरह अगला है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये जो आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मतलब कि अंडमान निकोबार में अगर कोई केस होता है तो वो ज़्यादातर कोलकाता के उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। अगला है, छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो बिलासपुर में स्थित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ वाला हाई कोर्ट जो है वो किस जगह पे है, तो वो बिलासपुर में है। इसी तरह अगला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी नैनीताल में। अगला है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जो झारखंड का उच्च न्यायालय है, झारखंड का हाई कोर्ट, वो कहाँ पे मौजूद है? तो वो झारखंड के रांची में मौजूद है। इसी तरह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। इसी तरह केरल का भी उच्च न्यायालय जो स्थित है वो एर्नाकुलम में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि केरल का उच्च न्यायालय स्थित है, मतलब कि केरल का हाई कोर्ट स्थित है एर्नाकुलम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये अन्ना चंडी थी। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर मतलब जज के पद पर नियुक्त होने वाली जो प्रथम महिला थी, फर्स्ट लेडी, उनका नाम था अन्ना चंडी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम था लीला सेठ। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछने की संभावना इनकी होती है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रख लीजिए कि न्यायाधीश के पद पर मतलब जज के पद पर जो है वो कौन पहली महिला थी, तो अन्ना चंडी थी। और मुख्य न्यायाधीश मतलब मेन जज के ऊपर नियुक्त होने वाली कौन सी महिला थी प्रथम, तो उनका नाम था लीला सेठ। अगला क्वेश्चन आता है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है?
तो ये संसद द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है कि मतलब दो राज्यों की सुनवाई एक ही किसी राज्य के उच्च न्यायालय में हो सकती है या फिर संघ प्रदेश की सुनवाई भी किसी एक राज्य के उत्तर प्रदेश में हो सकती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये अलग अलग दो स्टेट है तो उन दोनों छोटे स्टेट की सुनवाई उसी में से किसी एक स्टेट में जो उनका उच्च न्यायालय बना है वहाँ पे हो सकती है। ये कब होगा? जब संसद द्वारा कानून बनाकर पास किया जाएगा। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद को। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या फिर बढ़ाने का अधिकार संसद को होता है। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को होता है। मतलब कि किसी एक जज को जो कि इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं, अगर उन्हें केरल के हाई कोर्ट में भेजना है तो वो कौन करेगा? वो भारत के राष्ट्रपति करेंगे, मतलब स्थानांतरित करेंगे, इधर से उधर भेज देंगे। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो ये 65 ईयर्स होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रख लीजिए कि जो उच्च न्यायालय के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 65 वर्ष होनी चाहिए। जब वो रिटायरमेंट हो उनका तो वो 65 ईयर के हों, तब उनकी रिटायरमेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए लगभग मिलते हैं और जो न्यायाधीश हैं वो उन्हें 2,25,000 रुपये मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा उन्हें 2.5 लाख रुपये मिलेंगे और जो न्यायाधीश होगा वो 2,25,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। अगला है, किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भरित होते हैं? तो ये भरित होते हैं संबंधित राज्य की संचित निधि पर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भरित होते हैं? तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 62 ईयर्स तक जो है वो अपना पद धारण कर सकते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। तो आप इसे याद रखेंगे, जो सेशन कोर्ट होते हैं उनका अधीक्षण करने का अधिकार होता है। मतलब अगर आपके सेशन कोर्ट में जो है वो आप सही से जजमेंट नहीं हो पा रही है तो वो केस चला जाता है हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे जाकर और भी अच्छे तरीके से जांच हो सकती है। अगर उच्च न्यायालय में भी नहीं होता तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो इसी तरह से हमारे कोर्ट की प्रक्रिया चलती है। पहले सेशन कोर्ट जो सबसे छोटा कोर्ट है, फिर उसके बाद अगर वहाँ पे बात नहीं बनती है तो हाई कोर्ट, और फिर अगर हाई कोर्ट में भी बात नहीं बनती तो हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करता है सुप्रीम कोर्ट को। तो यही सारी चीज़ें जो है वो अपने भारत देश में चलती हैं कोर्ट की तरह से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? तो ये केरल के उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी, जो बंद है वो असंवैधानिक है। मतलब जो बॉन्ड होते हैं एक पेपर जैसा होता है, मैं आपने देखा होगा कि पेपर जो है वो असंवैधानिक हिस्सा है, उसका कोई भी प्रूफ जो है वो अदालत में या फिर कोर्ट में उच्च न्यायालय में नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जो सबसे पहले उच्च न्यायालय ने घोषणा की वो केरल के उच्च न्यायालय ने किया था कि बॉन्ड पे लिखी हुई कोई भी चीज़ जो है हाई कोर्ट में मान्य नहीं होगी। अगला है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। तो जो हाई कोर्ट का जज होगा वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, किसे सौंपता है? वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का इनका मान संपूज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप इनको याद रखेंगे कि भारत में जो चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट है इनका मान संपूज होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। अगला है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? संघ क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र भी शामिल नहीं है। तो कैसे हैं? 3 हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो 3 हैं। अगला है, भारत में उच्च न्यायालयों के बारे में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भारत में कुल कितने जो है वो उच्च न्यायालय हैं। तो ये 25 जो है वो हाई कोर्ट हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 25 क्या है कि हाई कोर्ट हैं। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं कि चेन्नई उच्च न्यायालय, जो चेन्नई उच्च न्यायालय है ये पहला हो गया और ये इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1862 को। इसी तरह अगला है मुंबई का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई। फिर है कोलकाता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1862 को। फिर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 11 जून 1866 को। फिर अगला है कर्नाटक का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 1884 को। फिर है पटना का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 2 सितंबर 1916 को। फिर है जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जो कि इसकी स्थापना हुई 28 अगस्त 1928 को।
फिर है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 2 जनवरी 1936 को। फिर है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1947 को। फिर है उड़ीसा का उच्च न्यायालय और इसकी स्थापना हुई 3 अप्रैल 1948 को। फिर है गुवाहाटी का उच्च न्यायालय, 1 मार्च, इसकी स्थापना हुई 1948 को। फिर है राजस्थान का उच्च न्यायालय और इसकी स्थापना हुई 21 जून 1949 को। फिर है तेलंगाना उच्च न्यायालय, जो कि पहले हैदराबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1954 को। फिर है केरल का उच्च न्यायालय और इसकी स्थापना हुई 1956 को। फिर है गुजरात का उच्च न्यायालय और इसकी स्थापना हुई 1 मई 1960 को। फिर आता है हमारा दिल्ली उच्च न्यायालय, जो कि 31 अक्टूबर 1966 को आता है। फिर अगला है हमारा उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। फिर है सिक्किम का उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई 16 मई 1975 को। फिर है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को। फिर है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। फिर है झारखंड का उच्च न्यायालय, 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। फिर है मेघालय का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 23 मार्च 2013 को। और फिर लास्ट में आता है हमारे मणिपुर उच्च न्यायालय, 25 मार्च 2013 को स्थापना हुई। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय, जो कि 26 मार्च 2013 को हुई। फिर आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, जो कि 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई। तो सबसे नया आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाई कोर्ट से बनते हैं, उच्च न्यायालय से बनते हैं और एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। मतलब कि आप अगर जज बनना चाहते हैं उच्च न्यायालय में तो कम से कम आप जो है कितने वर्ष की अधिवक्ता वकालत का अनुभव कर सकते हैं। तो 10 वर्ष का आपने अनुभव किया हो तभी आप जज बनने के योग्य होंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दूसरा है, जो कि है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 213 में कहा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, आर्टिकल 217 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, जो कि है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है भारत की संचित निधि से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट को जो वहाँ के जज हैं उनको पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे बढ़ा भी सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। पर किसी स्पेशल कंडीशन में न देखा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति मतलब उसका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए 62 की ईयर्स में। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनकी जो कार्यकाल अवधि है वो 65 ईयर्स तक भी रख सकते हैं, पर ये किसी स्पेशल केस में होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, रिटायरमेंट का एज 62 ईयर्स का हो जाना चाहिए वो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो 15वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा किया गया था 60 वर्ष की आयु से 62 वर्ष की आयु के लिए। तो ये जो 15वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके रिटायरमेंट को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में
काम करने की अनुमति नहीं देता। तो कौन नहीं देता? उच्च न्यायालय में जिसमें वो सेवानिवृत्त हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं देता। या अगर कोई जो हाई कोर्ट का जज है, अगर वो इलाहाबाद में हाई कोर्ट जज के रूप में काम कर रहा है, अगर वो वहाँ से रिटायर होता है तो वहीं पर वो वकील के तौर पे वापस काम नहीं कर सकता। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारा 9वां, जो कि है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही असहिष्णुता अथवा सिद्ध कदाचार के कारण जो है उनके कार्यालय के किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो आप इनको याद रखेंगे कि अगर हाई कोर्ट के जो जज है उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनके जो असक्षम और सिद्ध कदाचार के आधार पर उनको कार्यकाल से हटाया जा सकता है, मतलब कि वो असक्षम है फैसला देने में या फिर कोई और किसी वजह से अच्छे आचरण के साथ नहीं कोर्ट में आते हैं, तो उनको हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 348(1) में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 क के अनुसार देश में सभी उच्च न्यायालय के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। अगला है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण, ये दोनों जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, दोनों के अधिकार के अंतर्गत ये आता है, मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो रिट का जो जारी करता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 226, तो 226 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार के सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है? किस आर्टिकल के अंतर्गत जा सकता है? तो वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो 7 वर्ष या अधिक का। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि जो सेशन कोर्ट है, सत्र न्यायालय है, उन्होंने दंड दिया हो 7 वर्ष या फिर उससे अधिक का। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से भी संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसमें पूछा गया है कि यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय प्रदान करता है। तो ये गलत है, मतलब कि ऐसा नहीं होता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, वो न्यायाधीश अपनी वेतन और भत्तों के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर निर्भर रहते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है, इसमें भी कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। तो यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के उच्च न्यायालय में यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है क्योंकि इससे लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले उच्च न्यायालय ने घोषणा की बंद असंवैधानिक है। तो केरल के उच्च न्यायालय ने ये घोषणा किया था कि बंद जो है वो असंवैधानिक है। अगला है, भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? तो दिल्ली में ये चीज़ हुई थी, दिल्ली के हाई कोर्ट में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 2009 में दिल्ली के हाई कोर्ट में समलैंगिक यौन संबंधों को एक कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना
किससे संबंधित है? तो ये राज्य सरकार से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों की स्थापना से संबंधित है। मतलब कि 231 अनुच्छेद में ये है कि 2 राज्यों का जो उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, वो राज्य सरकार में ही हो सकता है। जो जिस राज्य में वो 2 राज्यों का हाई कोर्ट बन सकता है, उसी में उनकी सुनवाई होगी। अगला है, तो भारत में जो स्थापित पहला उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता का उच्च न्यायालय है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में स्थापित जो पहला उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता का उच्च न्यायालय जो है वो सबसे पुराना है। अगला है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। मतलब कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। अगला है, केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है कहाँ? एर्नाकुलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में है? तो लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय पड़ता है वो केरल में ही पड़ता है। मतलब लक्षद्वीप में अगर कोई प्रॉब्लम होगी कोर्ट से रिलेटेड तो वो केरल के हाई कोर्ट में जाएगी। अगला है, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में स्थित है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट लगता है, वो एर्नाकुलम में लगता है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप का उच्च न्यायालय जो है वो किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, मतलब कि कोलकाता के हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो है 32, अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार का जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद है। अगला है, उच्च न्यायालयों और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर में नहीं है, गुजरात का गांधीनगर में नहीं है, उड़ीसा का संबलपुर में नहीं है, लेकिन जो उत्तराखंड है उसका नैनीताल में मौजूद है। तो यही हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो लीला सेठ थी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि भारत में उच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश, तो वो लीला सेठ उनका नाम था। अगला है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये उच्च न्यायालय करती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो वो उच्च न्यायालय करती है। अगला है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाएगी? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? तो लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा इसे बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उनका अंतिम व्याख्या है? तो ये न्यायपालिका। तो आप इसको याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उनका अंतिम व्याख्याता है? तो वो है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या बोलते हैं? तो निर्णय विधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। अगर दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।